पहले ही इंटरेस्टेड थे आप सॉइल साइंस में या फिर? मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि एमएससी और पीएचडी करनी है। रट्टा मारने वाली चीजें इसमें बहुत कम ही है। तो फिर आपने मास्टर्स में ही सोच लिया था कि अभी मैंने नेट की प्रिपरेशन भी साथ में ही करनी है? फर्स्ट ईयर में तो पता नहीं था, प्लान नहीं था। किस किस तरह स्टार्ट किया आपने अपनी प्रिपरेशन? टाइम मिलना मुश्किल था काफी, बट टारगेट्स मैंने ऐसे एक दिन वाले ऐसे वन डे टारगेट्स नहीं बनाए थे। तो आपने कोर्स भी परचेज किया था तो उससे कोई बेनिफिट मिला आपको? मेरा कोई प्लान नहीं था तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। आप मॉक टेस्ट लगाते थे तो क्या अप्रोच रहती थी आपकी? पर इस बार का पेपर और लेवल थोड़ा अलग था। अपने हाँ कॉन्सेप्ट्स हाँ। किस तरह क्लियर करें? बहुत सारे रिसोर्सेज बिल्कुल फॉलो नहीं किया था। और आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जैसे कुछ बच्चों को पता भी नहीं है कि एसआरबी नेट करके लाइक वो क्या क्या कर सकते हैं। आप मुझे एक ऐसी लाइन बताइए जो आपकी जर्नी को डिफाइन करे। हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज का सेशन थोड़ा स्पेशल रहने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी एएसआरबी नेट क्वालिफाई किया है, यस, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एंड बेस्ट पार्ट ये भी है कि वो हमारे बैच का पार्ट भी रही हैं। सो उनकी इंट्रोडक्शन उन्हीं से सुन लेते हैं। सो प्लीज एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। माय नेम इज दीप प्रभा और मैंने सॉइल साइंस में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है फ्रॉम विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो अभी मैंने फर्स्ट टाइम ये एसआरबी नेट का एग्जाम दिया था। और ऑनेस्टली ये इजी तो नहीं था, बट होपफुली मैंने समहाउ कर लिया है। थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूंगी, बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रही हैं क्योंकि लाइक मैंने ही पढ़ाया है। तो जो भी टारगेट देना इन्होंने कंप्लीट किया था। बट दीप्रभा, जैसे कि लाइक आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मास्टर्स में, तो आपने डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट तो कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, लाइक पहले ही इंटरेस्टेड थे आप सॉइल साइंस में या फिर क्या जर्नी रही आपकी? मैम एक्चुअली ऐसी तो जर्नी नहीं थी कि बैचलर्स के टाइम पे मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि एमएससी और पीएचडी करनी है। बट स्लोली जब धीरे धीरे समझ में आया कि सॉइल साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मेरा थोड़ा स्ट्रांग है, मतलब, और थोड़ा जब हम्म। मैंने इसके सिलेबस को देखा तो इसमें ज्यादातर जो पार्ट है वो कॉन्सेप्चुअल है, मतलब ऐसे रट्टा मारने वाली चीजें इसमें बहुत कम ही है। तो यस। फिर मुझे लगा कि ये वाला प्रिपेयर कर सकती हूँ मैं, तो फिर मेरा इस सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट आया। ठीक है। तो फिर आपने मास्टर्स में ही सोच लिया था कि अभी मैंने नेट की प्रिपरेशन भी साथ में ही करनी है? किस तरह स्टार्ट किया आपने? इनिशियली तो ऐसे नहीं सोचा था क्योंकि वो नोटिफिकेशन भी हर साल नहीं आ रहे थे उस टाइम पे। तो शुरू में फर्स्ट ईयर में तो पता नहीं था, प्लान नहीं था, बस सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि हाँ अभी नोटिफिकेशन भी आया है और मेरे पास टाइम भी है। तो मैंने सोचा कि बाकी सारे और भी कोई एग्जाम उस टाइम पे मैं फोकस नहीं कर रही थी क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज में थीसिस का काम और रिसर्च ये सब कुछ चल रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी अगर मैं थोड़ा ट्राई करूँ तो कर सकते हैं। और एआरएस की जॉब तो वैसे भी सबको मतलब काफी रिस्पेक्टेबल होती है। और इसके अलावा थोड़ा टीचिंग और रिसर्च में भी मेरा इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने सोचा कि नेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इसके लिए। नाइस। तो आप कैसे मैनेज करते थे, लाइक है ना, रिसर्च वर्क भी होता है, तो किस तरह स्टार्ट किया आपने अपनी प्रिपरेशन? यस मैम, तो स्टार्टिंग में जब क्लासेस ज़्यादा हो रही थी तभी तो टाइम मिलना मुश्किल था काफ़ी, बट जब जब टाइम मिलता था तो फिर मैं उस टाइम के बीच में प्रिपेयर करती थी। इनिशियली मैंने इसको थोड़ा लाइट रखा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं पहले। एंड उसके बाद जो टारगेट्स मैंने ऐसे एक दिन वाले ऐसे वन डे टारगेट्स नहीं बनाए थे। मैंने कुछ फ्लेक्सिबल टारगेट बनाए थे कि ये एक यूनिट है, उसको मुझे एक वीक में या दो वीक में कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो उसके बीच में मुझे जब भी टाइम मिलेगा, दो दिन, एक दिन, या कभी लेक्चर्स के बीच में टाइम, तो मैं उसमें प्रिपेयर कर लेती थी। तो आपने कोर्स भी परचेज किया था तो उससे कोई बेनिफिट मिला आपको? यस मैम, डेफिनेटली मिला क्योंकि मैंने बस जैसे बताया कि मेरा कोई प्लान नहीं था तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ या कौन से सोर्सेज फॉलो करूँ। बहुत लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, तो फिर मुझे लगा कि गाइडेंस तो एक चाहिए मुझे, जो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मुझे समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और उसके अलावा मुझे टेस्ट सीरीज इसके मतलब कोर्स परचेस करने से टेस्ट सीरीज जो फॉलो किया मैंने उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। क्योंकि पढ़ाई तो मतलब इधर उधर से लोग कर लेते हैं, बट जब रियल टाइम तो पता चलता है कि टेस्ट के टाइम में ही कि आपने क्या पढ़ा है और कहाँ पे छूट रहा है। तो टेस्ट एक्चुअली इससे बहुत हेल्प मिला मुझे। ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट लगाते थे तो क्या अप्रोच रहती थी आपकी, मतलब किस तरह स्टार्ट करते थे?
ओके, मॉक टेस्ट के टाइम पे मैं सोचती थी कि जो फाइनल एग्जाम में मेरा स्ट्रेटेजी था वही मैंने मॉक टेस्ट में भी लगाई, कि पहले सिंपल क्वेश्चंस जो आते हैं वो पहले कर लो, ताकि एक पकड़ बन जाए कि इतना मेरा हो चुका है। उसके बाद फिर जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते थे फिर मैंने उसको थोड़ा टाइम देने के बाद फिर उस पे आती थी, और फिर हार्ड वाले बाद में। और नेगेटिव क्वेश्चंस मैं ट्राई करती थी कि ना करूं, क्योंकि एसआरबी में तो 1/3 नेगेटिव होती है। तो ये प्रिपरेशन के टाइम पे अगर होगी तभी वहां पे मैं कर पाऊंगी, ये सोच के मैं मॉक टेस्ट देती थी। नाइस। आपने जैसे इस बार का पेपर, लाइक पहले होता था कि वन लाइनर ही आते हैं चलो नेट में तो, यस मैम। पर इस बार का पेपर और लेवल थोड़ा अलग था, असर्शन रीजन भी थे, मतलब उसके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी थे, है ना? इस बार पेपर इस तरह यस का मैम। था। तो आपने हाँ कॉन्सेप्ट्स हाँ। किस तरह क्लियर करे? क्या मतलब आप और भी बुक्स वगैरह भी आप पढ़ते होगे, कौन सी पढ़ते थे आप? ओके मैम, तो इसके लिए सब लोग बोल रहे थे जैसे एएसआरबी नेट का पेपर्स भी मैंने पहले देखा तो काफी मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते थे। बट ऐसे फैक्ट बेस्ड अभी मैं जैसे देख रही हूँ बाकी एग्जाम का ट्रेंड्स में, तो वो लोग सब ऐसा कर रहे हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो है अब कम पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये प्रिपरेशन के टाइम पे ही मेरा मतलब ऐसा स्ट्रेटेजी था कि कुछ ऐसा इस तरह से पढ़ना है कि अभी पढ़ रही हूँ और उसको बाद में जब रिवाइज करूँ तो दोबारा मुझे लेक्चर ना देखना पड़े। तो मैं ऐसे नोट्स भी बनाती थी पढ़ते टाइम में, कि जैसे एक न्यूट्रिएंट वाली कॉन्सेप्ट है तो एक न्यूट्रिएंट लिया, उसके बारे में जो जो आ रहा है मैं रिकॉल करके कैसे लिख सकती हूँ, अंडरस्टैंडिंग वैसे डेवलप करने के लिए। और एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो भी मतलब पॉसिबल हो पा रहा है उसको वहीं पे खत्म करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब करो तो सिर्फ रिवाइज करना पड़े। और दूसरा चीज मैंने ये किया था कि बहुत सारे रिसोर्सेज बिल्कुल फॉलो नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता नहीं था इतना इस एग्जाम के बारे में। तो मैं ISSS पढ़ती थी, ओल्ड वन और न्यू वन जो भी है। और आपका लेक्चर सीरीज जो वीडियोस था उसके थ्रू जो नोट्स बनाए थे मैंने उसको रिवाइज करती थी बस। तो इतना ही, मतलब इसको बार बार रिवीजन करने से मुझे लगा ये काफी होगा, एक्स्ट्रा मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है। तो ये चीज मतलब जो स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं, लाइक मैटर करती है, ऐसे नहीं कि आप इधर से भी पढ़ रहे यस हैं मैम। उधर से भी। जो भी बुक पढ़नी है उसको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, उनकी भी यही अप्रोच रही है। और एक सोर्स को फॉलो करना, है ना? ऐसे नहीं कि वो बुक भी पढ़ ली और कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं हो पा रहे, मिक्सअप हो रहा है सारा। अ, यस मैम। यस। और आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि किस तरह पढ़ना चाहिए? मैं भी दूसरों को यही सजेस्ट करूंगी कि मतलब मैंने भी ऐसे प्लान करके तो ये एग्जाम नहीं किया था कि शुरू से मेरा प्लान था ARS देने का, ऐसा तो नहीं है। तो होपफुली मतलब मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी आराम से कर ही सकते हो। तो इसमें ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आप कम से कम रिसोर्सेज फॉलो करो बट उसको मेंटेन करो। मतलब एक दिन ऐसा बहुत ज्यादा पढ़ लिया और नेक्स्ट डे फिर गैप हो गया तो वो अच्छा नहीं है, तो कंसिस्टेंसी बनाना जरूरी है। और जो भी जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि उसके रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, चाहे कितना भी टफ हो जाए एग्जाम बट उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लिमिटेड रिसोर्सेज, ये दो मेन चीजें जो मैं बोलना चाहूंगी बाकी लोगों को फॉलो करने के लिए। जैसे कुछ बच्चों को पता भी नहीं है कि एसआरबी नेट करके लाइक वो क्या क्या कर सकते हैं, तो आप थोड़ा उनको गाइड यस। कर सकती हैं कि क्या क्या लाइंस आगे ओपन हो जाती हैं? यस मैम, ASRB नेट एग्जाम अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो सबसे पहले तो आपको टीचिंग वाले फील्ड में आपके लिए ओपन हो जाती है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट लेक्चरर या परमानेंट भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मेंस लिख रहे हैं, अगर मेंस क्वालिफाई हो रहा है, इंटरव्यू क्वालिफाई हो रहा है, फिर तो आपको ARS जॉब मिल जाएगी, और वो डेफिनेटली वर्थ इट जॉब है। हमारे में बोलते हैं मैम, एग्रीकल्चर के लिए तो ये काफी हाई लेवल की जॉब है, ये हाईएस्ट लेवल की जॉब यस। है ARS की। तो मतलब जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है और एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन है उसको तो डेफिनेटली एग्जाम देना ही चाहिए। एंड यस, इनकी अभी लाइक पीएचडी अभी चल ही रही है और देखो नेट क्वालिफाई भी है इनके पास। लाइक आगे एआरएस के लिए भी उन्होंने मेंस है वो लिखा हुआ है, होपफुली वो डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे ही। आ, और एक होप हम सो। चीज करना चाहेंगे, आप मुझे एक ऐसी लाइन बताइए जो आपकी जर्नी को डिफाइन करे, कुछ ऐसा कि जिससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिले। यस मैम, मतलब एक लाइन तो नहीं है बट ऐसे बोलूंगी कि ऐसे लो फेजेस जो आते हैं एग्जाम का प्रिपरेशन के टाइम में वो सबके आते हैं। मतलब बहुत लोग ऐसे हम लोग देखते रहते हैं ना कि कोई बहुत पढ़ रहा है बहुत ज्यादा, उसके थ्रू देख के हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। यस। तो मैं ये बोलना चाहूंगी लो फेजेस एग्जाम के टाइम में सबके आते हैं, बट उस टाइम पे आपको आप खुद को पुश करना बहुत जरूरी है, उस टाइम पे गिव अप नहीं करना चाहिए। यस।
तो जो लाइक इसको अगर हम सम अप भी करना चाहें, मतलब मास्टर्स में है अगर अब, तो बेस्ट टाइम है। लाइक अब तो कंटिन्यू भी हो रहा है, तो आप अपना जो यस नेट बैच की प्रेपरेशन अगर अभी से स्टार्ट कर सकते हो। और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, तो आप भी कर सकते हो। बट कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना, साथ साथ में पढ़ना, थोड़ा टाइम निकालना, मैम। एंड डेफिनेटली होगा। और लास्ट में हम एक यस रैपिड मैम। फायर करेंगे दीप प्रभा के साथ। आपको मैं कुछ रैंडम चीजें पूछूंगी, आपने बस बोलना है। सबसे पहले, आप कब स्टडी ठीक प्रेफर है मैम। करोगे, मॉर्निंग या नाइट? नाइट को मोस्टली। ओके। एंड टी या कॉफी, क्या पसंद है? मुझे तो दोनों ही पसंद है, बट मैं ज्यादा चाय, चाय ओनली चाय। ओह, चाय लवर। नोट्स या बुक्स? यस मैम। नोट्स नोट्स बहुत हेल्प करते हैं मैम, मैं अपना नोट्स बनाती हूँ। लाइक आपने नोट्स भी बनाए थे है ना, साथ साथ में? यस मैम। मोटिवेशन या डिसिप्लिन, क्या मैटर करता है? ऑब्वियसली डिसिप्लिन मैटर करती है। यस। मोटिवेशन तो चला जाता है मैम कुछ टाइम में। नाइस। ऑनलाइन स्टडी या ऑफलाइन, आपके अकॉर्डिंग? ऑनलाइन स्टडी अभी के टाइम पे ज्यादा बेटर है, क्योंकि या ऑनलाइन ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग या। सोलो स्टडी या ग्रुप स्टडी? आई प्रेफर सोलो स्टडी, ग्रुप में मेरे लास्ट से नहीं में, होती। एक दिन पहले एग्जाम से आप रिवीजन करोगे या चिल करना प्रेफर करोगे? एग्जाम से एक दिन पहले तो मैं थोड़ा चिल ही करती हूँ, क्योंकि काफी स्ट्रेस हो जाता है नहीं तो। यस, पूरा राइट। पढ़ा हुआ भूल जाती हूँ। हाँ। वन वर्ड फॉर नेट जर्नी, लाइक थोड़ा चैलेंजिंग था या ट्रांसफॉर्मिंग रहा है? एक्चुअली में थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि एमएससी के साथ किया है तो पहले उसका साथ में यस। टाइमिंग मैच करना, और उसके बाद फिर एक बार एग्जाम भी ऐसा कैंसिल होके दोबारा से हुआ, तो काफी हम्म। चीजें उस टाइम पे माइंड बहुत स्ट्रेस हो गया था। तो आई वुड से चैलेंजिंग तो था थोड़ा। ओके। वंस अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलूंगी दीप प्रभा को। उसके बाद भी थोड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो रहा होगा है ना, घर पे भी खुश होंगे, लाइक पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, और आपके गाइड तो डेफिनेटली वो भी खुश होंगे। यस मैम, वो काफी खुश थी। मैंने तो मतलब घर पे इतना सबको पता नहीं था इस एग्जाम के बारे में, तो मैम को ही मैंने पहले बताया था कि एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो काफी खुश थी वो। मतलब जान मतलब मुझे मोटिवेट भी करने में उनका भी बहुत हाथ है, क्योंकि सब लोग ऐसे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है एमएससी कंप्लीट हो गया है तो दैट्स इट, खत्म करते हैं, बट शी ऑलवेज वांटेड कि मैं मेरा कुछ हो जाए अच्छा, तो वो काफी खुश थी मेरे इससे, नेट के निकलने से। नाइस। तो बहुत ही मजा आया दीप प्रभा आपके साथ बात करके। डेफिनेटली स्टूडेंट्स को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जो भी बच्चे लाइक मास्टर्स में गए हैं। सो आप भी यस मैम। डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हो, बट एक सही अप्रोच के साथ। एंड ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और थोड़ा गाइडेंस भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच दीप प्रभा।